नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खटीमा को सौगात। नवनिर्मित महाराणा प्रताप बस स्टैंड का किया लोकार्पण। उत्तरकाशी में विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव और माघ मेले का किया उद्घाटन। मृतक सुखवंत सिंह मामले को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 15 जनवरी तक का दिया अल्टीमेटम। दोषी एसएसपी को सस्पेंड नहीं किया तो करेंगे अनिश्चितकालीन धरना। उत्तराखंड में आपदाओं से हुआ भारी नुकसान। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपी रिपोर्ट। राज्य पर 15,103 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक असर। शांति कुंज शताब्दी समारोह से पहले हरिद्वार नगर निगम की बड़ी लापरवाही उजागर। बैरागी कैंप में अतिक्रमण हटाने के आदेश पर हवाई जमीनी कार्रवाई नदारद। और हरिद्वार में 1 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। आदि बद्री के खुले कपाट। बागेश्वर के सरयू घाट और हल्द्वानी के रानीबाग में स्नान जारी। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को खटीमा वासियों को विकास की एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल सीएम ने नवनिर्मित महाराणा प्रताप बस स्टैंड का भव्य लोकार्पण किया है। इस दौरान नैनीताल के सांसद अजय भट्ट उनके साथ मौजूद रहे। आज ऐसे शुभ दिन जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में आ रहे हैं और उसी दिन हमारा आज ये बस अड्डे का लोकार्पण भी हो रहा है। मैं मकर संक्रांति की, लोहड़ी की और हमारी लोक संस्कृति के प्रतीक घुघुतिया उत्तरायणी पर्व की भी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और सच में ये दिन आज बहुत विशेष है कि आज के इस पावन अवसर पर आप सभी के सानिध्य में 11 करोड़ रुपए की धनराशि से बना हुआ ये हाईटेक बस स्टैंड आज आप सबके साथ में मुझे इसका शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में आयोजित विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को इकोलॉजी और इकोनॉमी का संतुलन बनाकर बढ़ावा दिया जाएगा और कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्वतारोहण और ट्रैकिंग आदि के लिए अनुमति की प्रक्रिया को सरल बनाकर इसे सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। पर्यटन तब बढ़ेगा जब ग्रामीण क्षेत्र तक लोग पहुंचेंगे और हर महिला युवा इससे जुड़कर देश के सामने पहाड़ की समृद्ध संस्कृति और उत्पादों का एक बाजार उपलब्ध करवा पाएं। यहाँ तो एक जगह जाओ, उससे आगे निकल जाओ तो दूसरा और बेहतर डेस्टिनेशन दिखाई देता है। जो आप डेस्टिनेशन के रूप में जिनको मान्यता भी नहीं है वो भी डेस्टिनेशन है। आप ही वो ट्रेंड बनाते हैं और डेस्टिनेशन को ब्रांड बनाते हैं। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि क्या आप समय नहीं आ गया कि उत्तराखंड को 12 महीने का टूरिज्म स्टेट बनाया जाए, न कि केवल 4 या 6 महीने का। और इसीलिए हमने इस शीतकालीन यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि हमारे पहाड़ खाली न रहे, होटल बंद न हो, टैक्सी खड़ी न हो, होम स्टे सोने न रहे, युवाओं को कामकाज के लिए, रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े। इसलिए 12 महीने पर्यटन चलेगा तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और सभी को काम धंधा भी मिलेगा।
बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति के द्वारा बिहार की लड़कियों पर दिए गए बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये बयान निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ भी है। ललन सिंह ने इसे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान बताया। उन्होंने भाजपा और सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ये बताया कि संगठन ने प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेशाध्यक्ष को पत्र लिखकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पहले तो उनको इस तरह की बात बोलनी नहीं चाहिए थी। वो खुद किनके पति हैं इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए था। इससे क्या है कि पूरे बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष के महिलाओं का ये अपमान की बात है। आपके घर में महिला सशक्तिकरण, महिला विकास, महिला बाल विकास मंत्रालय के जो बहन रेखा आर्या जी हैं वो भार संभाल रही उत्तराखंड का, उनके ऊपर और आपके घर से इस तरह से बयान आना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में विशेष गहन संशोधन यानी कि SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद 11,733 बूथों में से अब तक केवल 8,700 बूथों पर ही BLA नियुक्त हो पाए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जवाब मांगा तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी के पास BLA नियुक्त के लिए पर्याप्त कार्यकर्ता हैं और 80% BLA नियुक्त ये साबित करती है कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा के कार्यकर्ता हर क्षेत्र में जाकर डेटा जमा करने और जनता को जोड़ने का काम लगातार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी तरह से BLA नियुक्त करने के लिए पूरी कार्यकर्ता हैं और 80% से ज्यादा BLA नियुक्त भी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप निराधार है और BLA अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे क्षेत्र का डाटा भी जिस तरह से कलेक्ट हो रहा है और जनता के बीच में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है, जनता भी जुड़ रही है और आंकड़ों को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजग है। रुड़की के 2 निजी अस्पतालों के संचालकों के बीच मरीजों को लेकर हिंसक विवाद हुआ है, जिसमें लाठी, डंडे और मारपीट के दृश्य CCTV में कैद हुए हैं। आशा नर्सिंग होम के संचालक का यह आरोप है कि कैलाश नर्सिंग होम के कर्मचारी उनके अस्पताल से मरीज जबरन ले गए। वहीं कैलाश नर्सिंग होम के संचालक का ये कहना है कि उनके अस्पताल पर 2 दर्जन उपद्रवियों ने हमला किया। रुड़की पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतें प्राप्त कर चुकी है और फुटेज की मदद से दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर प्रतिभागियों को एक मंच प्रदान करने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और देहरादून में खेल प्रतिभाओं को मंच देने वाली सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का भव्य शुभारंभ इसी को लेकर हुआ है। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यसभा की सांसद नरेश बंसल ने किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड खेलों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा और सरकार खिलाड़ियों को हर संभव अवसर भी दे रही है। कोई खेल प्रतियोगिताएं हुई। पिछले महीने ही हमने अपनी न्याय पंचायत, ब्लॉक, फिर जिले के आधार पर, संसद सदस्य क्षेत्र के आधार पर प्रतियोगिताएं कराई। और जब से आप देख रहे होंगे तो जितने भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल गेम होते हैं सब में हमारे बालक बालिकाएं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी पदकों की टैली भी बहुत बढ़ रही है। बच्चों में बड़ा उत्साह है, बच्चे बड़ा अभ्यास करते हैं। प्रतियोगिता केवल प्रतियोगिता नहीं होती,
प्रतियोगिता के कारण जो महीनों पहले बच्चे अभ्यास करने लगते हैं, उनसे उनके जीवन में एक निरंतरता और अनुशासन, ये दोनों चीज आती है। उत्तराखंड में लोक पर्व उत्तरायणी यानी कि घुघुतिया त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में श्रद्धालु पंचेश्वर और रामेश्वर संगम में पवित्र स्नान करने के बाद महादेवों की पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं। पंचेश्वर में चंपावत, पिथौरागढ़ और नेपाल से भी श्रद्धालु आए। इस मौके पर बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार भी करवाया गया है। पंचेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाईं। विशेष रूप से जो है आज सूर्य मकर राशि में जो है प्रवेश करते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और विशेष रूप से हमारे पहाड़ में एक परंपरा रही है कि कल रात को जो है घुघुतिया इत्यादि का हम त्यौहार मनाते हैं, जिसको शक्कर पारे भी कहते हैं हिंदी में। और हम सवेरे प्रातः उठ कर के जो है कौवे को रोटी देने की हमारे वहाँ परंपरा रही है। तो उसमें कहते हैं कि खा कौवा खा, पूसे की रोटी माघे खा। तो इस प्रकार से और विशेष रूप से जो है आज स्नान का विशेष महत्व है। आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने के शुभ अवसर पर संगम नगरी पंचेश्वर में उत्तरायणी पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर पिथौरागढ़, नेपाल और चंपावत जिले के विभिन्न जगहों से श्रद्धालु सरयू महाकाली के संगम तट पर डुबकी लगाकर अपने को धन्य मान रहे हैं। और आज के दिन गुड़ तिल का दान किया जाता है। दान पुण्य का विशेष महत्व है। लोहाघाट पीजी कॉलेज की एनसीसी इकाई ने एक बार फिर से संस्थान का मान बढ़ाया है। कॉलेज के एनसीसी कैडेट सौरभ कुमार का चयन दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड के लिए हुआ है। लेफ्टिनेंट डॉक्टर कमलेश शक्ता के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों से लगातार इस कॉलेज के कैडेट राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे। सौरभ कुमार न केवल एक अनुशासित कैडेट हैं, बल्कि वो गायन और संगीत में भी निपुण हैं। स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट सौरभ कुमार का चयन गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस महाविद्यालय से पिछले 5 वर्षों में लगातार एनसीसी कैडेट्स का प्रभुत्व रहा है। और इस वर्ष भी कैडेट सौरभ कुमार, जो कि ग्राम खरककारकी के निवासी हैं और महाविद्यालय में एनसीसी के 3य वर्ष के छात्र हैं, उन्होंने यह सफलता अर्जित की है। इस सफलता पर पूरे महाविद्यालय परिवार और समस्त लोहाघाट क्षेत्र में खुशी का लहर है। हम कैडेट के ऐसे ही उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मृतक सुखवंत सिंह मामले को लेकर कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने प्रेस वार्ता कर सरकार को 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। गुदियाल ने ये मांग की कि अगर दोषी एसएसपी को तत्काल सस्पेंड नहीं किया जाता है तो कांग्रेस अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार पर कार्रवाई से पीछे हटने का आरोप लगाया है। से उन्होंने कहा कि हम सब आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे अंगों को बेचकर और पैसा एसएसपी को और पुलिस के अन्य कर्मचारियों को बांट दिया जाए। ये बहुत ही झकझोर देने वाली बात है। इसलिए ऐसी जांच जो इस सरकार के अधीन हो उस पर विश्वास नहीं है कि ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जिस पर विश्वास न हो। और पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी उधम सिंह नगर खुद आरोपी हैं, वो दूसरों को दंड दे रहे हैं, तो उनको कौन दंड देगा? इसलिए उनको ये दंड देने की प्रक्रिया से स्वयं को अलग करना चाहिए, इस पूरे प्रकरण से स्वयं को अलग करना चाहिए। सरकार को उन्हें तत्काल सस्पेंड करना चाहिए, उन पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। जितने लोगों के नाम आए हैं उन सब पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अंकिता भंडारी मामले में पद्मश्री और पर्यावरणविद अनिल जोशी के द्वारा अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं।
देहरादून में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने प्रेस वार्ता कर इस एफआईआर पर आपत्ति जताई है। समिति के संयोजक नूसून टोडरिया ने कहा कि एफआईआर अंकिता के परिवार की ओर से होनी चाहिए थी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सीबीआई जांच की घोषणा के बाद एफआईआर दर्ज होना संदेह पैदा करता है और अनिल जोशी की पूर्व चुप्पी पर भी सवाल उठते हैं। आज भी लगातार 8-10 संगठन जो पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं वो हमारे साथ थे। पहाड़ स्वाभिमान सेना, पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति, उत्तराखंड क्रांति सेना, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल के भी लोग थे और जो अंकिता न्याय संघर्ष यात्रा भी जो मंच बना है उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। सभी को एक मंच पे लाया जाएगा और फिर से एक नई रणनीति, नए आंदोलन की करी जाएगी। सरकार से बोला जाएगा कि अंकिता के माता पिता को ही मुख्य पैरोकार बनाया जाए और ये जांच निष्पक्ष होगी। जांच निष्पक्ष होगी तो हम भी मतलब उस जांच से संतुष्ट होंगे, अंकिता के माता पिता भी जांच से संतुष्ट होंगे। देहरादून के पटेल नगर में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि पीड़ित के ही रिश्तेदार बुश राणा ने करोड़ों की जमीन के लालच में लूट की साजिश रची थी। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर तमंचे और चाकू के बल पर परिजनों से मारपीट की और नकदी और ज्वेलरी लूट ली थी। पुलिस ने फुटेज की मदद से मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को तेलपुर चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया है। जनवरी को पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनके यहाँ रात्रि में 4 अज्ञात लोग घर में घुस गए थे। जब उनके परिजन वहाँ थे और वहाँ पर डरा धमका कर तमंचे के बल पर और चाकू के बल पर उनके घर में लूटपाट करी और 1 लाख रुपए जो उन्होंने कहीं से लिए थे वो 1 लाख रुपए लेकर और कुछ घर की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। तो सभी साक्ष्य संकलन करते हुए इसमें 5 अभियुक्तों को ट्रेस किया गया। जो 4 उनकी गिरफ्तारी हुई है जो घर के अंदर घुसे थे और एक जो इसमें वादी है उन्हीं का रिलेटिव, यहाँ पर लगता है बुआ का पति है जो है वो उसमें मास्टरमाइंड था, जिसके द्वारा उसको ऐसी सूचना मिली कि जो वादी है उनकी एक डील हुई है ज़मीन की सहारनपुर में जिसमें बड़ी रकम आने वाली है करीब 1 करोड़ 80 लाख के, और उसको ये अंदाज़ा था कि शायद ये डील हो गई है और पैसा घर पे आया होगा। इसीलिए उसने षड्यंत्र अपने 4 अन्य साथियों के साथ रचा और उनको अंदर भेजा, घर की शिनाख्त कराई और घर के बाहर से फिर वो वापस चला गया था। 4 लोगों द्वारा घटना कारित की गई और 5वां व्यक्ति जो बाहर से रेकी कराने में शामिल रहा जो वादी का स्वयं का रिश्तेदार था। देहरादून में भाजपा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन को लेकर कार्यशाला आयोजित की। इस दौरान प्रदेश भाजपा सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रेखा वर्मा ने कहा कि देश हित की हर योजना का कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बिना तथ्यों की योजना को ग्रामीण अधिकारों और महात्मा गांधी के नाम से जोड़कर भ्रम फैला रही है। अभी कांग्रेस जी राम जी की योजना आई है और इसके बाद में कांग्रेस ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया और जैसा आपने देखा होगा 2014 से लगातार चाहे 370 धारा की बात हो या कोई ऐसा विषय जो देश के हित में निर्णय लिया जा रहा है, कांग्रेस उसका विरोध करती चली आई है। आपने देखा होगा 1980 में जब इस योजना को लाया गया था, अभी उन्होंने एक बात और कही कि गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है। 1980 में जब इस योजना का नाम रखा गया था तब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने गांधी जी का नाम क्यों नहीं रखा इस योजना के तहत। आज वो भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये जी राम जी जो योजना है, जो मनरेगा से जी राम जी योजना हुई है, इसमें मनरेगा में भ्रष्टाचार था और सबको पता है कि किस तरह से मनरेगा में काम होता था और किस तरह से भ्रष्टाचार होता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।